ओके जी, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज। और अगर आगे सीट खाली है तो मेहरान एंड कंपनी और जरार एंड कंपनी अगर आगे आ जाएं तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। आहिस्ता बोलूंगा, अदरवाइज आखिर तक पहुंचाना बिकम क्वाइट डिफिकल्ट। शाबाश जी शाबाश। जरार एंड कंपनी का है तो कंपनी का मतलब होता है उसके दोस्त भी। क्या नहीं जानते? नहीं जानते तो बस 21 जून आने वाला है, फिर हम सब कुछ समझा देते हैं। जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे कि हमने डे वन से ये चीज इस कोर्स में स्टार्ट ली कि जी द इम्पोर्टेंट थिंग इज फॉर अस द टीसीपी आईपी सूट। एंड इन द टीसीपी आईपी सूट, आई होप नाउ यू रिमेंबर दैट you have the physical layer, and then I make it a bigger data link layer, then network layer, then a transport layer, and then the application layer। ठीक है। हमने ये पढ़ा है कि और हमने फिजिकल लेयर जिसको लेयर वन कहते हैं वो हमने पढ़ ली। फिर लेयर टू, फिर लेयर थ्री, फिर लेयर फोर और फिर लेयर फाइव। अब लाजमी तौर पे जब फिजिकल लेयर पढ़ा तो इट मेक सेंस के वी शुड मूव टू दी लेयर टू। वी शुड मूव टू द लेयर टू विच इज डेटा लिंक लेयर। ठीक है जरा। के बाद टू यही बनता है, ऑर्डर यही बनता है। अगर ये ऑर्डर बनता है तो आपको बताना मकसद ये है कि इसलिए मैंने डेटा लिंक लेयर को नहीं लिखा क्योंकि ये लेयर दो लेयर्स पे टूटी हुई है। इसलिए मैंने एक डिफरेंट कलर से, रेड कलर से इसको रिप्रेजेंट किया और कहा कि जी जो नीचे की लेयर है उसको कहते हैं मैक सब लेयर, और जो अपर लेयर है उसको कहते हैं एलएलसी सब लेयर। मैक स्टैंड फॉर मीडियम एक्सेस कंट्रोल और एलएलसी स्टैंड फॉर लॉजिकल लिंक कंट्रोल। अब इनका मकसद क्या है लेडीज एंड जेंटलमैन? ये जो 1.5 लेयर है, यानी फिजिकल लेयर एंड मैक लेयर, दे आर स्टैंडर्डाइज्ड बाय IEEE मोस्टली, नंबर वन। एंड नंबर टू, they are in the hardware, and most of this hardware is your NIC। जबकि LLC, अगर कर दो, अगर आप अपर लेयर्स और ये लेयर्स देखो तो दे आर इंप्लीमेंटेड इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब है कि दिस इज दी सॉफ्टवेयर एंड दिस इज दी हार्डवेयर। अब क्वेश्चन बंद कर दो। अब इसका मतलब ये हुआ कि हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन ओएस के पास नहीं। अंडरस्टैंडेबल है। अब आज आज आप अभी इवन आज क्या, अभी अगर मैं एनआईसी से, सॉरी, अपने वाईफाई से शिफ्ट हो जाऊं ब्लूटूथ पे, या ब्लूटूथ से शिफ्ट हो जाऊं वाईफाई पे, या मैं एक नया कार्ड लगा देता हूं अपने कंप्यूटर में, तो इन ऑल दीज केसेस वी अंडरस्टैंड के ऊपर की ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता। तो कौन पे इस कम्युनिकेशन को कराएगा? दिस इज द जॉब ऑफ द एलएलसी लेयर। आप मेहरान पूछ रहा है कि आखिर इसकी जरूरत क्या है इस बताने की। भाई हर हार्डवेयर की अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं, मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर हम ज्यूम करें कि एक तरफ हमारे पास वाईफाई है, तो वाईफाई का जो फ्रेम साइज है वो 2304 बाइट्स तक हो सकता है, जबकि इथरनेट का 64 बाइट से लेके 1518 बाइट्स तक हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर की लेयर को बताना पड़ेगा ना कि भाई आप 1500 से कम दो, 1500 एंड 1500 से कम दो। क्यों? क्योंकि मैं नीचे जो टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल हो रही है वो वायर्ड है, इथरनेट है, या यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो ब्लूटूथ है, या यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, जिसकी साइज जो है वो 1518 बाइट्स है।
तो कहने का मकसद ये हुआ कि इन ऑल दीज केसेस द अपर लेयर्स विच मीन द नेटवर्क लेयर एंड अबव नीड टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द कैपेबिलिटीज ऑफ द हार्डवेयर। तो हु विल डू दिस जॉब? एलएलसी। सिंपल सी जवाब है। अब क्वेश्चन ये है कि फिर मैक क्या करता है? ये तो हमने देख लिया आसन ने कि क्या करता है एलएलसी। अब हमारा सवाल ये है कि आखिर मैक क्या करता है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल क्या करता है? तो जनाब ये क्या 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 करता है? ये काम करता है, मिसाल के तौर पे ये करता है इनकैप्सुलेशन, ये करता है इनकैप्सुलेशन। अगर तारे से पूछूंगी इनकैप्सुलेशन किसे कहते हैं? हेडर ऐड करना। इसका मतलब कि लेयर टू का हेडर, L2 का हेडर ऐड करना इज द जॉब ऑफ एम मैक सब लेयर। लाजमी तौर पे अगर एक डिवाइस ने मैक लगाया तो अगली हॉप उस मैक के मुताबिक एक्ट करेगी, और एक्ट करने के बाद एहसानुल्लाह उस हेडर के साथ क्या किया जाएगा? जी, क्या किया जाएगा उस हेडर के साथ? रिमूव कर दिया जाएगा। तो देखे ना, मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जैसे टिश्यू पेपर यू यूज एंड यू थ्रो। तो दैट हेडर विच हैज बीन एडेड फॉर एग्जांपल by this router R1, now when it is received by another router R2, so यहाँ पे जो हेडर लगाया गया, या चले हम ये ज्यूम करते हैं कि यहां से जो सोर्स है, ये सोर्स है आपका पीसी, इस पीसी ने एक हेडर लगाया लेयर टू का। तो लाजमी तौर पे वो यहां तक, ये गेटवे है, गेटवे तक उसने पहुंचा दिया। अब लाजमी तौर पे उसको अगली हॉप के लिए सफर करना है। तो यहाँ पे इस जगह पे पुराना वाला हेडर रिमूव कर दिया जाएगा, पुराना वाला हेडर रिमूव कर दिया जाए। और मोशन के साथ कौन बैठा हुआ है? अफ अफान। इस हेडर के रिमूव करने को क्या कहते हैं? डी इनकैप्सुलेशन। डी इनकैप्सुलेशन। ये बात भी मैं समझ आ गई। अब यहां पे इस इंटरफेस के मुताबिक, इस इंटरफेस के मुताबिक जो रेड में बता रहा हूं, इस लिंक के मुताबिक यहां पे इस जगह पे रेड लाइन पे, रेड एरो पे एक नया हेडर यहां पे ऐड किया जाएगा। एंड हसन, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड, that phenomena is called re-encapsulation. That phenomena is called re-encapsulation। तो इसका मतलब तीसरा काम आपने बताया कि ये लेयर री इनकैप्सुलेशन, ये लेयर यानी कि मैक सब लेयर री इनकैप्सुलेशन का काम भी करती है। टाइम पे आया करो, कौन सा टाइम है? आधी क्लास तो गुजर गई। री इनकैप्सुलेशन करता है। अब क्वेश्चन ये है अगला कि हारिस, ये लेयर में जो हेडर है, जब लग जाता है, जब हेडर लग जाता है तो उस लेयर टू पे फिर उस आइटम को, उस पीडीयू को क्या कहते हैं अफनान? अफान। अफान के साथ कौन है? फ्रेम। इसका मतलब फ्रेम फॉर्मेशन भी इस लेयर का के कामों में आप लिख सकते हैं। ऐसे ही है ना? अब इसके दौरान ये डेस्टिनेशन का हेडर, यानी एक अभी क्लियर करता हूं, पहले भी बताया हुआ है कि डेस्टिनेशन का मैक ऐड करता है फ्रेम के दौरान। डेस्टिनेशन का मैक, सोर्स का मैक, सोर्स का मैक, टाइप। तो अगर मैं पूछ लूं अंबर से कि अंबर ये डेस्टिनेशन का मैक कितने बाइट्स का होता है, तो अंबर जवाब देगी। तो हमें अंबर ने जवाब दिया 6 बाइट्स, 48 बिट्स।
कितना? 48 बिट्स। इसी तरह अगर डेस्टिनेशन का 6 बाइट्स का है, तो हुसन सोर्स का कितना मैक का होगा? थोड़ा सा कम ज्यादा भी हो सकता है, जो आप सोच लो। तो हुसन ने जवाब दिया कि जनाब, जब डेस्टिनेशन और सोर्स में फर्क क्या है, दोनों ही डिवाइसेस हैं, कैसे डिफरेंट हो सकता है? क्योंकि इसी ने कहा, अगर अगर अभी ये सोर्स बना है तो इसने डेस्टिनेशन भी बनना है, तो एड्रेस तब्दील नहीं हो सकता। तो जवाब सोच के दिया गया कि जनाब, कोई फर्क हुसन नहीं हो सकता। 6 6 बाइट्स। 2 बाइट्स का 2 बाइट्स का टाइप है, जो ये बताता है कि ऊपर IPv4 को देना है, IPv6 को देना है, कि ICMP को देना है। क्योंकि आपको पता है कि मिसाल के तौर पे, अगर एज्यूम कर लें कि आपके नाम का एक खत है, तो इसका मतलब है कि मिसाल तो जरार के लिए एक लेटर आया है गांव से। अब उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जरार भी खुश हो गया कि गांव से खत आ गया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर वो खत गलती से, चले हम इज्यूम करते हैं कि गलत उसमें, जो आपका बैरर है, पता नहीं आप बेरर होते हैं कि नहीं, लेकिन उसने इज्यूम करने के उसने जाके ये खत जो है वो हसन के रूम में गिरा दिया है। तो हसन के लिए तो वो खत क्या है, कोई मानी नहीं रखता। उसके लिए दिस विल बी कंसिडर द गार्बेज। इसी तरह अगर IPv4 को देना था वो, और आपने IPv6 के हवाले कर दिया, तो IPv6 उसको बिल्कुल समझता नहीं है। उसके लिए गार्बेज है। इसलिए यहां बताना जरूरी है कि किस प्रोटोकॉल को देना है। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका जो ऊपर से आपको लेयर 3 से लेयर 3 से लोड मिला है, जिसको हम कहते हैं पे लोड, वो ऊपर की लेयर से जो आया है वो है ये। और आखिर में शर्जील है क्लास में कि नहीं? सेशन बी में। तो फिर शफीक होगा इस क्लास में। जी। तो शफीक, ये है आपका CRC, जो जिसको कहते हैं FCS। हारिस, बात समझ आ रही है? हारिस है? जी है। FCS, फ्रेम चेक सीक्वेंस, क्या कहलाता है? फ्रेम चेक सीक्वेंस। अफजाल को पता है कि फ्रेम चेक सीक्वेंस करता क्या है? फ्रेम को चेक करता है। फ्रेम को किस चीज पर्पज के लिए चेक करता है? वो तो इसके नाम से जाहिर हो गया ना, फ्रेम चेक सीक्वेंस। तो क्या चीज उसमें चेक करता है? ट्रांसमिशन के लिए नहीं, मतलब इसमें डेस्टिनेशन का पता चेक करता है कि एड्रेस ठीक लिखा हुआ है, या सोर्स का लिखा हुआ है, क्या चीज चेक करता है? दोनों को चेक करता है। शुक्र है मैंने तीसरा नहीं कहा, वरना ये कहता तीनों को चेक करता है। तो जनाब, ये एरर डिटेक्शन करता है। क्या करता है? पूरे फ्रेम का, यानी असल में जो चीज आप ऊपर से आई है, दैट इज योर पेलोड। तो जब आपको इसको डेटा मिलता है, तो आप पेलोड को चेक करना चाहते हो कि ये पेलोड दुरुस्त है या नहीं है। तो इसको कौन चेक करेगा? तो इसका मतलब है ये रेड वन है, दिस इज कॉल्ड एज दी हेडर। दिस रेड वन इज कॉल्ड दी हेडर, और दिस ब्लू वन इज कॉल्ड दी। तो आप क्लियर हो गया कि हेडर क्या है और ट्रेलर क्या है? जो डेटा से पहले पार्ट लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड दी हेडर। और जो पार्ट है उसके बाद लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेलर। तो ये कंप्लीट आपके सामने मैंने बना दिया इथरनेट का फ्रेम। ये मैंने आपके सामने बना दिया इथरनेट का फ्रेम, यानी कि लेयर 2 का फ्रेम। कुछ बात समझ आई? एनी क्वेश्चन? शाबाश।
क्या लगता है? हर लेयर अपना हेडर लगाती है, क्योंकि हर लेयर पे अपना प्रोटोकॉल है। और क्यों हर एक का लेयर का अपना प्रोटोकॉल है? हर लेयर ने कोई फंक्शन परफॉर्म करनी है। फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? प्रोटोकॉल परफॉर्म करता है। इसलिए प्रोटोकॉल किसके थ्रू ये फंक्शन परफॉर्म करवाता है? प्रोटोकॉल अपने हेडर के थ्रू। जैसे मिसाल के तौर पे, अभी अगर यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये हेडर का काम है कि ये बताए कि ऊपर किस प्रोटोकॉल को देना है। ये हेडर बताए कि भेजने वाला कौन है। ये हेडर बताए कि किसको जाना है। ये हेडर का चेक कर, ये लेयर चेक करे कि इसमें कोई एरर नहीं है। ये वही एग्जैक्टली वही चीज है जो अमेरिका से जरार के दोस्त ने भेजी है। इसमें एक बिट का भी फर्क नहीं पड़ा। अब सवाल का, हर लेयर इनकैप्सुलेशन करती है, यही बताना है कि आसानी। लेकिन बाहर लेयर डी इनकैप्सुलेशन, री इनकैप्सुलेशन नहीं करती। ये लेयर री इनकैप्सुलेशन भी करती है। क्लियर होगी मेरी बात? अब जैसे हुसन ने पहले जवाब दिया, लेकिन अटेंटिव नहीं है अभी तक क्लास में। नहीं है ना? हो, जो मैंने कहा कि अभी तक इसमें हो कि क्यों क्यों हॉस्टल से आई। इतना अच्छा रूम था, आराम था वहां पे, यहाँ आने की क्या जरूरत क्या थी? तो बता दो चलो जल्दी से, फिर इनको मोशन को बिल्कुल समझ नहीं आती ये बातें। तो हुसन इसको एक्सप्लेन करना चाह रही है कि जी एरर डिटेक्शन कैसे हो जाती है। तो मैंने तो इसका मतलब जैसे मैंने अभी कहा कि अगर लट करें, अब हुसन की एग्जांपल ले रहे हैं कि हुसन के लिए एक ईमेल आई है फ्रॉम जर्मनी, तो या स्पेन से आई है। तो वहां से पॉलो ने एक मेल की है, वहां से रिनाता ने एक मेल की है हुसन के लिए। तो कैसे पता चलेगा कि ये वही चीज है जो रिनाता ने, जिसको वो अपनी जुबान में खनाता बोलते हैं, खनाता ने ये मेल भेजी है हुसन के लिए, इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई? कैसे ये बात हुसन को इंश्योर करवाएगी? बिट सेट कर लेंगे। बिट कैसे चेक करोगे? यही तो पूछ रहे हैं, यही तो हम आपसे सीखना चाह रहे हैं। जी, बताती है या मैं बताऊं? मैं ही बता दूं? आप नहीं कहती मलाइका साथ है? जी मलाइका। ओके। तो जनाब, मैं बताने के लिए मैं नॉर्मली ये कहता होता हूं कि लाजमी तौर पे एक बिट आपको, जैसे अभी हमने एग्जांपल ली कि स्पेन से आपके लिए एक ईमेल आई है और पाकिस्तान पिशावर में आप उसको देख रहे हो। तो लाजमी तौर पे आप समझते हो कि डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है बिटवीन स्पेन एंड पाकिस्तान पिशावर। दरमियान में भी 15 हॉप से गुजर के और हजारों किलोमीटर का फासला तय करके ये चीज पिशावर पहुंची है। तो क्वेश्चन ये बनता तो है कि अगर यहां से अगर कोई बिट पैटर्न भेजा गया है, मे बी 10111 फॉर एग्जाम्पल, तो किस तरह यहाँ ये इंश्योर किया जाएगा कि वाकई ये 1 1 1 0 1 1 1 ही रिसीव जो हुआ है, ये एग्जैक्टली सेम है एज सेंड बाय दी सेंडर। हो सकता है कि सेंडर ने भेजा ये हो 1 1 1 0 1 0 1, लेकिन यहाँ पे ये जीरो रास्ते में फ्लिप होकर 1 बन गया। इसका मतलब है कि अब ये वो चीज नहीं है जो खैनाता ने स्पेन से भेजी है। क्यों सन? अब ये बात इंश्योर करनी है किसी तरीके से। तो एक तरीका तो ये हम कह सकते हैं कि शायद कोई जादू की छड़ी है हुसन के पास। वो जादू की छड़ी जब हिलाती है तो पता चल जाता है कि द डेटा दैट हैज बीन रिसीव्ड इज ओके, नो मसला। ठीक है बात?
तो एक बात हम यहां लिख लेते हैं कि जी कोई, और फिर हम हुसन से पूछेंगे कि भाई इन दोनों में से क्या तरीका आपके पास था। तो हम कहते हैं कि जी हुसन के पास कोई मैजिक स्टिक है जिसके जरिए ये कर लेती है, क्योंकि हर रोज इंटरनेट इस्तेमाल करती है तो कोई जवाब तो देगी। अगर इस बात से एग्रीमेंट ना हो सका तो दूसरा तरीका हम ये कह देंगे कि हो सकता है कि हुसन को पहले से मालूम हो, यानी प्रायर नॉलेज हो अबाउट द बिट्स, प्रायर नॉलेज अबाउट द बिट्स। उसको पता है कि उस साइड से उसने क्या भेजा, इसलिए वो चेक कर लेती है कि नहीं ये वो नहीं है जो उसने भेजा है। क्या ख्याल है हुसन, दोनों में से कौन सा तरीका आप इस्तेमाल करती हैं? तो हुसन ने कहा कि मैं दोनों इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि मैजिक तो साइंस और इंजीनियरिंग मानती ही नहीं है, तो इसलिए पहले वाले को तो हम क्रॉस कर देते हैं। दूसरे के साथ हुसन ने इसलिए एग्री नहीं किया कि अगर पहले से ही पता है तो फिर ट्रांसमिट करवाने की जरूरत क्या थी। ठीक है ना? अगर पहले से पता था साकिब, तो फिर तो ये कहना चाहिए था कि भाई बस अपने कंप्यूटर वगैरह बंद करके इंटरनेट को भी क्लोज करवाते, हमें सब कुछ पहले से पता है, व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस ट्रांसमिशन एंड ऑल दिस। क्लियर? तो इसलिए हुसन ने दूसरे पॉइंट को भी मानने से इनकार किया। तो क्या देखें क्या रही किया है। इसका मतलब है कि फिर क्या तीसरा क्या तरीका होगा? तो हुसन कहती है जी साइंस में होते हैं एल्गोरिथम्स, आप एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करें और वो आपको बताएगा कि ये डेटा एरर्ड है या नहीं है। ठीक है? वो अलग बात है कि अभी तक ये तो बता ही नहीं कि एरर किसे कहते हैं, वो तो सिर्फ इसको ही पता है। जब बिट्स में चेंज आ जाए यानी फ्लिप हो जाए, जैसे अभी आपने यहां देखा कि जीरो था तो उधर वन हो गया, तो अगर कहीं भी जीरो से वन या वन से जीरो हो जाए, दिस इज कॉल्ड एरर, दिस इज कॉल्ड एरर। यहां तक बात क्लियर है? तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अगर हुसन ने मेरी दोनों बातों से इनकार कर दिया तो मैं इनको मिटा देता हूं, क्या करें? यंग इंजीनियर्स हैं, इनके साथ तो इनकी बातें तो सारी दुरुस्त हैं, इसलिए हमने मिटा दिया। ठीक हो गया? अब रुकमा कहती है कि जी एल्गोरिथम मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे एल्गोरिथम काम करता है, लेकिन पहले वो कहती है कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि एल्गोरिथम होता क्या भला है। व्हाट इज एन एल्गोरिथम? आपने माशाल्लाह डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से पूरा कोर्स पढ़ा है। जी, ऐसे ही है ना? तो इतना तो पता हो, देखिए मैंने आपको सिग्नल सिस्टम में भी कहा था, मैंने आपको डीएसपी में भी कहा था, मैंने आपको ये अपना डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स में भी कहता हूं। कम से कम टाइटल का पता होना मस्ट है। ये ऐसा गुनाह है कि अगर किसी को ये नहीं पता तो ये कबीरा गुनाहों में शामिल है, ये सगीरा गुनाहों में नहीं आता। ये पता होना जरूरी है। तो एल्गोरिथम का मतलब ये होता है, तारिक, तारिक औरों को मत बताओ, आप इधर से सुनो। हम बात कर रहे हैं कि जी एल्गोरिथम किसे कहते हैं। तो हमने कहा एल्गोरिथम दी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, सीक्वेंस लिखा है कि वन आफ्टर द अदर, यूज टू डू ए सर्टेन टास्क, बस, दिस इज एन एल्गोरिथम। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं कि आप 10 नंबर यूजर से लें और उनमें से जो मैक्सिमम नंबर है वो निकाल के मुझे बता दें, लाजमी तौर पे यू विल राइट सम स्टेप्स कि जी मैं पहले यूजर से 10 नंबर लूंगी, फिर उनको मैं कहीं स्टोर करूंगी, फिर मैं उनमें से मिसाल के तौर पे पहले 2 नंबर को कंपेयर करूंगी, उनमें से जो बड़ा होगा उसको तीसरे से कंपेयर करूंगी, उनमें से जो बड़ा होगा उसको चौथे से कंपेयर करूंगी, टोटल 10 हो जाएंगे, उनमें से जो बड़ा होगा वो सामने आ जाएगा। तो देखिए दिस इज एल्गोरिथम। इसी तरह यहाँ क्या एल्गोरिथम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ले कहते हैं कि जी यूजर से हम डेटा लेते हैं, यूजर से हम क्या ले रहे हैं, डेटा। गुड। अब इस डेटा के ऊपर हम एक मखसूस वेल नोन, यानी कोई छुपा हुआ नहीं, एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करते हैं। और अभी इन्हें इनके नाम की तरफ मैं
आता हूं, लेकिन अभी मैं इसको सिर्फ एल्गोरिथम कह रहा हूं। इस एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये डेटा को चेंज नहीं करता, डेटा को चेंज नहीं करता। सिर्फ ये करता है कि उसके मुताबिक, इस डेटा के मुताबिक कुछ एक्स्ट्रा बिट्स, जिसको मैं रिडंडेंट बिट्स कह देता हूं, रिडंडेंट बिट्स जनरेट कर देता है। मिसाल ले लेते हैं आसान सी। आप नाम मसद। तो टू कीप दिस थिंग सिंपल, मैं ये कहता हूं कि बड़े नंबर नहीं, 1 से 10 तक कोई नंबर बोल दो। 7, 7 6 13, 13 21। तो इन तीन, क्या मैंने इन तीन नंबरों को कुछ चेंज किया है? वही 7, वही 6, वही 8, मैंने नहीं चेंज किया। मैंने एक और नंबर जनरेट कर लिया विच इज 21, और ये नंबर मैंने उठा के भिजवा दिए, ये तीन नंबर भी, और साथ ही चौथा नंबर जो मैंने जनरेट किया, जिसको मैं रिडंडेंट कह सकता हूं, वो मैंने भेज दिया। मेक सेंस? अब अगर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन अगर ये नंबर चेंज नहीं होते, तो रिसीवर में जो है, रिसीवर जो है वो हुसन ये करती है कि अगेन इनके तीनों नंबरों को प्लस करती है। तो एक ने 7 कहा था, एक 6, एक ने 8। अगेन, इफ शी गेट्स द रिटर्न द एक्स्ट्रा redundant bit as 21, so she compared the extra bits, the extra data generated at the sender end with the extra bit generated at the receiver end at the Hussein end. If they are equal, इसका मतलब है कि मोर प्रॉब्ली इस डेटा में कोई तब्दीली नहीं आई हुई। लेकिन अगर ये सम अप करती है, तो पहला 7 था, वो कहती है 7, इनका 6 था, गलती से वो 6 से 60 बन गया, और इन्होंने भेजा था 8, तो 67 प्लस 8 कितना हो गया? 68। आपने 7 बोला था ना, तो 67 हो गया। 67 प्लस 8 75। तो पहले 21 था, अब 75 हो गया। इसका मतलब है कि इस डेटा में कोई गड़बड़ है। कहाँ गड़बड़ है? अल्लाह जानता है। सॉरी, कहाँ गड़बड़ है हमें क्या पता, अल्लाह जानता है। इसलिए हमने कहा हम करेक्शन नहीं कर सकते, हमने कहा हम करेक्शन नहीं कर सकते। जब डिटेक्शन कर दी कि इन तीनों के डेटा में कोई मसला है, जो आया है डेटा ये ठीक नहीं है, उसने चुप करके उस डेटा को गिरा देगी। कितना इजी है। क्योंकि मुझे कहा जाता है कि आप एक ही एग्जांपल देते हो, आज मैंने दूसरी एग्जांपल दी ताकि वो एग्जांपल ना चलाऊं। दिस इज लाइक ए चेकसम, दिस इज समवॉट लाइक अ चेकसम। अब बात समझ आई? चेकसम इज द नेम ऑफ एन एल्गोरिथम। जैसे अभी हमने के किसका क्वेश्चन है, लेडीज एंड जेंटलमैन? जी, आपका। ओके, तो मेहरान का क्वेश्चन ये है कि हर एल्गोरिथम को कोई नाम होगा। तो इस एल्गोरिथम का कि वी डू दी समेशन, वी फर्स्ट, whatever the data is, whatever the frame is, we divide it, अगर ये checksum है तो we divide it into a fixed size pieces, and each piece is of 16 bits, 16 bit 16 bit 16 bit 16 bit 16 bit। तो हुसन के लिए कौन सा मुश्किल है ये काम करना? एंड देन शी ऐड देम। तो सेंटर एंड भी ये काम करता है, और एक्स्ट्रा बिट, रिटर्न बिट जनरेट हो जाती है। हुसन भी उस डेटा के साथ यही काम करती है, एल्गोरिथम। हुसन इट मींस एल्गोरिथम। वो एल्गोरिथम वही इस्तेमाल करती है कि वट एवर द डेटा रिसीव्ड, उसको 16 बिट्स में, 16 बिट में करती है सेट, और उसको सम अप कर लेती है, और फिर उसे सम आ जाता है, सम आ जाता है, और दोनों सम्स को वो कंपेयर कर लेती है, जो रिसीव हुआ और जो उसने कैलकुलेट किया। अगर सेम है तो डेटा में मसला नहीं है, अगर सेम नहीं है तो डेटा में मसला है। कहाँ मसला है, अगेन अल्लाह को पता है, इसलिए करेक्शन हम नहीं कर सकते। तो दिस इज वन ऑफ द नेम ऑफ द एल्गोरिथम चेक्सा, which is used at layer 3 as well as layer 4। We will look at it इंशाल्लाह। वो जिंदगी रही और तारिक ने
पढ़ने का माहौल में रहा कि जी ईद के दिन भी पढ़ेंगे, तो जेंटलमैन ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो आज एग्जांपल डिफरेंट है, अच्छी बात है जी। तो जनाब ये रिडंडेंट बिट्स आ गई, रिडंडेंट बिट्स आ गई जी। अब मैं क्या, सेंडर क्या करता है, अब आपको बड़ी इजीली समझ आ जाएगी। सेंडर ये करता है लेडीज एंड जेंटलमैन कि वो डेटा और ये रिडंडेंट बिट्स, ये डेटा हो गया और ये रिटर्नेंट बिट्स आर बी सेंडर एंड आरबीएस, ये ट्रांसमिट कर देता है हुसन की तरफ। ठीक है हुसन। अब हुसन और मलाइका मिलके क्या करते हैं, इस डेटा को अलग कर ले, डेटा को फिर अलग कर लेते हैं, और इस डेटा पे जो एल्गोरिथम यहां इस्तेमाल हुआ था सेंडर एंड पे, वही एल्गोरिथम रिसीवर एंड पे, वही एल्गोरिथम रिसीवर एंड पे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन वही एल्गोरिथम रिसीवर एंड पे। और इसके बाद जो दूसरी एग्जांपल दूंगा वो इससे भी आसान होगी समझने में। तो एल्गोरिथम ने, अगेन डेटा को उसने कोई छेड़छाड़ नहीं की, डेटा के साथ कोई छेड़, उसने सिर्फ उनको 60 बिट में अरेंज किया और ऐड कर दिया, डेटा के साथ उसने कोई छेड़छाड़ नहीं की। तो यहां पर भी हुसन क्या करती है, वही एल्गोरिथम इस्तेमाल करके और जनरेट कर लेती है एक्स्ट्रा बिट्स, रिडंडेंट बिट्स, रिडंडेंट बिट्स, एंड मे आई कॉल देम रिडंडेंट बिट्स, रिडंडेंट बिट्स कैलकुलेटेड। और और फिर वो जो उसके पास ये रिसीव हुए थे, जो ये रिडंडेंट बिट्स सेंडर ने भेजे थे, इन दोनों को वो कंपैरिजन कर लेती है। क्या कर लेती है मेहरान, कंपैरिजन। अगर कंपैरिजन में इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि लाजमी तौर पे दैट रिटर्नेंट बिट आर रिलेटेड टू दी, दिस रिटर्नेंट बिट्स आर रिलेटेड टू द डेटा। तो अगर यहां भी रिटर्नेंट बिट सेम है और यहां भी रिटर्नेंट बिट जो है विच हैज बीन सप्लाइड टू द रिसीवर हेयर, अगर ये सेम है तो इसका मतलब है कि नो एरर, नो एरर। और अगर नॉट इक्वल है तो मीन देयर इज सम एरर। तो यूं स्पेन से भेजा हुआ डेटा पे आपने स्टैंप लगा दी कि ठीक है या ठीक नहीं है। अब भी नहीं क्लियर, शाबाश। अगर नहीं है क्लियर तो बात करें। क्लियर। लेकिन अंबर इससे ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो कहती है जो मैं आरबी कैलकुलेटर डिफाइन करती हूं, कहती है इसलिए मैंने डीएलडी पढ़ी थी कि इसको टूज कॉम्प्लीमेंट में ले लेती हूँ। क्या ले लेती हूँ, टूज कॉम्प्लीमेंट। अंबर कहती है कि टूज कॉम्प्लीमेंट ले लो तो क्या हो जाता है, उस नंबर का नेगेटिव निकल आता है। तो अगर एक नेगेटिव निकल आया है और इसके साथ ऐड कर दो तो फिर कंपैरिजन नहीं करनी पड़ेगी, बस अगर जवाब जीरो आए तो ठीक है और जवाब जीरो ना आए तो खराब है। कितना मुश्किल हो गया। अंबर ने कैसी कैसी बातें बताई आप लोगों को आज। टूज कॉम्प्लीमेंट ले लो, कंपैरिजन फिर करने में मसला ही नहीं होगा। नेगेटिव आ गया, बस अगर जवाब जीरो है तो इट गुड, नॉन जी कुछ भी है नॉन जीरो है, मसला है, थ्रो इट। तो दिस इज कॉल्ड फ्रेम चेक सीक्वेंस, फ्रेम चेक सीक्वेंस। तो द वन विच आई एक्सप्लेन, दिस इज लिटल weak method but very simple to implement। क्योंकि ऐड करना कौन सा मुश्किल है कंप्यूटर के लिए, और टूज कॉम्प्लीमेंट लेना कौन सा मुश्किल है कंप्यूटर के लिए, और फिर आरबी कैलकुलेटेड और आरबी सेंड को ऐड करके और बता देना कि जी इक्वल है कि नहीं है, दैट वेरी सिंपल। अल्दो कि अगर ये आप अपने किसी हार्डवेयर कोर्स में इंप्लीमेंट करें तो हार्डवेयर का बंदा जो है, क्योंकि वो नेटवर्क से दूर होता है,
वो कहेगा जबरदस्त कार दे खड़े वो, और उसको कहेंगे जी लेयर 3 लेयर 4 के इम्प्लीमेंटेड हम दे, तो दैट बिकम योर गुड प्रोजेक्ट एज वेल, बट इट वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट। बात समझ आ रही? और इस किस्म के प्रोजेक्ट को पसंद भी किया जाता है क्योंकि रियली समथिंग ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, तो दैट आप उसको कह सकते हैं कि जी हमने कोई छोटा काम नहीं किया। तो दिस इज कॉल्ड दी एन एल्गो। अगेन आप तो समझ आ गई ना एल्गो, कि एल्गो क्या होता है। अब आप नहीं कहेंगे कि जी हमें एल्गोरिथम की डेफिनेशन ही नहीं पता, कि अगली क्लास में फिर ये कहना है बोल रही थी, तो जल्दी बोला करें, वापस आए जाए। अब यहां पे एल्गोरिथम इससे भी सिंपल है। मिसाल के तौर पे वन सिंगल पैरिटी चेक, सिंगल पैरिटी चेक भी एरर डिटेक्शन कर सकता है। इवन आप टू डायमेंशनल पैरिटी चेक भी लगा सकते हैं, वो उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा और कदरे बेहतर है। चेकसम उससे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है लेकिन और बेहतर है। लेकिन यहां जो एल्गोरिथम इस्तेमाल हो रहा है उसका नाम है CRC। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एल्गोरिथम? CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। और ये ये एल्गोरिथम नॉट सिर्फ मुश्किल नहीं है, लेकिन मैथमेटिशियन ने इसको बनाया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा सीखना पड़ता है, थोड़ा सा। क्योंकि मैथमेटिशियन वन और जीरोस के साथ खेलने का शौकीन नहीं होता। ये बात को पता है कि आज तक जितना मैथ्स पढ़ा पोलिनोमियल्स के साथ खेला, x² प्लस x³ प्लस 5x² प्लस y² ब्ला ब्ला, इन चीजों से मैथमेटिशियन को दो तो बड़ा खुशी से कहते दाबूशी फिक्र है मका। तो मैथमेटिशियन साहब ने यही किया कि हमारे से वन जीरोस लेता है और इसको इसको पोलिनोमियल में कन्वर्ट कर देता है। वो अलग बात है कि हमें ये बात नहीं बता रहा कि पोलिनोमियल कहते किसी जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स हो, एक ऐसी एक्सप्रेशन, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें मोर देन वन टर्म्स हो, दिस इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल। तो इट कन्वर्ट्स दिस इनटू अ पोलिनोमियल, नंबर वन। नंबर टू, देन ही इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नॉर्मल अर्थमेटिक्स, उसने कहा मैंने एक बड़ा ही जबरदस्त चीज निकाल ली, एंड दैट इज मॉड्यूलो 2 अर्थमेटिक्स। मॉड्यूलो 2 अर्थमेटिक्स। उसने कहा कि नॉर्मल मैथ में नहीं इस्तेमाल करूंगा, दिस इज बेसिकली व्हाट, मॉड्यूलो 2 अर्थमेटिक। लेकिन हुसन भी तो हुसन है। उसने कहा मैथ मैथ मॉड्यूलो 2 अर्थमेटिक कौन सी चीज मुश्किल चीज है? इट इज सिंपली एक्सक्लूसिव और वो कहती है ये मेरे लिए कौन सा मुश्किल काम आपने बताया है? एक्सक्लूसिव और गेट है ना, और क्या है? तो सिंपली मॉड्यूलो 2 अर्थमेटिक इज नथिंग बट एक्सक्लूसिव ऑरिंग। तो बाय यूजिंग दिस मेथड, दिस इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द चेकसम। क्यों चेकसम में? क्योंकि चेकसम में ये मसला था कि मिसाल के तौर पे इन्होंने अभी 7 कहा था, 6 का और 8 का, तो 7 6 13, 13 8 और 21 हो गया था। अगर गलती से जब ये अंबर के पास डेटा पहुंचा तो माइट बी कि इनका 7 6 हो गया हो, इनका 6 7 हो गया हो, और इसका 8 अपनी जगह पे हो। व्हाट अबाउट द डेटा, इज इट करेक्ट और नॉट? इट इज नॉट, बट द चेक सम वैल्यू, द सम वैल्यू स्टिल इज 21। तो यानी कि इस किस्म के एरर अगर हो जाए तो चेकसम नहीं पकड़ सकेगा, क्योंकि अंबर ने तो सिर्फ किस चीज को कंपेयर करना है? रिटर्न बिट्स को। तो रिटर्न बिट तो वही 21 आ रहा है। तो इस किस्म की चीजों से निकलने के लिए फिर मोर पावरफुल CRC इज देयर। अब जितना आप कहते हैं ना गुड़ ज्यादा डालोगे उतना मीठा ज्यादा होगा,
है कुछ अरशद वाला इस क्लास में? नो वन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे अबाउट दी कि इसमें क्या होता है कि अगर आप 8 एक्स्ट्रा बिट जनरेट करें तो इट इज कॉल्ड CRC 8, CRC 8, CRC 10, CRC 12, or the one with CRC 16, and the one which we are using in our Ethernet and most of the technologies, it is CRC 32. CRC 32. So what we do here, we get an extra redundant bits equal to 32 bits. तो जितनी बिट्स redundant ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा एरर को डिटेक्ट करने की सलाहियत इस कोड में मौजूद है। यानी अब जिस तरह के पैरिटी चेक में 1 बिट का एरर पकड़ सकता है, 2 का नहीं पकड़ सकता, यहां पे वो मुसीबत नहीं। आप मल्टीपल बिट्स के एरर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ बात समझ में आई? क्या करूं? एक्सक्लूसिव आर क्या किसका करते हैं? ओके, एक्सक्लूसिव आर इसका करते हैं कि हम एक एक तो मैंने अभी आपको बताया कि आप अपने वन एंड जीरोस को एक पोलिनोमियल में कन्वर्ट कर देते हैं, और आप इसकी डिवीजन करते हैं। तो इस पोलिनोमियल जो अभी आपने लिखा इसको आप यहां ले आते हैं, और लुकिंग अगेन मैथमेटिशियन ने आपको मुख्तलिफ कंट्रोल कह लो, कंट्रोल पोलिनोमियल्स दी हुई हैं कि ये कितने बिट्स के एरर को पकड़ सकता है। वो हम लिटरेचर से लुकिंग एट अवर ओन एरर पैटर्न हम अपने लिए सेलेक्ट कर लेते हैं कि दिस इज द राइट पोलिनोमियल टू विच कैन एक्ट एज ए, एक तरफ होता है डिवाइडर, डिवाइडेंड, और दूसरी तरफ डिवाइजर। एम आई राइट? तो हम डिवाइजर अपने लिए लिटरेचर से जो मैथमेटिशियन ने दिया है वो हमने निकाल लेते हैं, और फिर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं, लेकिन नॉर्मल अर्थमेटिक इस्तेमाल करने की बजाय मॉड्यूलो 2 अर्थमेटिक इस्तेमाल करते हैं। यानी आम ऐड और सब्ट्रैक्ट की बजाय हम उसकी एक्सक्लूसिव ऑरिंग करते हैं बस। तो इसलिए मुश्किल इलेक्ट्रिक इंजीनियर के लिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए कोई मुश्किल नहीं। आम बंदा कह सकता है CRC डेर ग्रान दे, लेकिन मैथमेटिशियन आप जो सब के लिए इट्स इट्स अ पीस ऑफ केक। कुछ बात समझ आई? तो अगर यहां पे क्या होता है कि रिडंडेंट बिट्स यहां पे आ जाएंगे एट द एंड ऑफ द कैलकुलेशन, और वो आप भेज देंगे, आप उसको वापस बिट में कन्वर्ट करके भेज देंगे। रिसीवर भी यही काम करेगा। और अगर दोनों का रिडंडेंट बिट सेम आ रहे हैं तो बताए एरर कुछ नहीं है। अगर रिडंडेंट बिट चेंज हो गए हैं इसके मतलब एरर। अब कुछ बात क्लियर हुई? कभी भी नहीं? मेरा कुछ क्लियर हुआ? ओके। तो ये तो था जी कुछ कहानी लेयर 2 की। इसके बाद मैं कहानी शुरू करना चाहता हूं लेयर 2 के बाद। कौन सी लेयर होती है? आपने खुद कहा जी मेरी तो उसमें गलती ही नहीं है फिर। आपने कहा कि लेयर 3, आपने कहा कि जी लेयर 2 के बाद लेयर 3। ये जी लेयर 3 वेरिएंट। आप आपने LLC भी देख लिया, आपने मैक भी देख लिया, आपने फिजिकल लेयर भी देख लिया। तो देन अंडरस्टैंडेबली आफ्टर योर डेटा लिंक लेयर वी नीड टू बी एट दी नेटवर्क और इंटरनेट लेयर। अब इसमें हम क्या पढ़ना चाहते हैं? हम इसमें क्या पढ़ना चाहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन?
हम ये पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि आखिर इस नेटवर्क लेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फंक्शंस क्या है। और फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेयर टू पे, सॉरी लेयर थ्री पे दो बड़े इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। अगर आप आईपी वर्जन 4 में हैं तो यू विल, दिस एड्रेस इज ऑफ 32 बिट्स। And Saqib, this 32-bit address is represented in a dotted decimal notation. Dotted decimal notation. And and the header of this IPv4 is minimum of 20 bytes. Is minimum of it can go from 20 byte up to 60 bytes, but mostly you will find it 20 bytes. Make sense? But if you go for an IPv6, you will get an address of 128 bits, 128 bits, which is 4 times increase in size as compared to IPv4. And then definitely I will answer you कि जब IPv4 था तो IPv6 क्यों बनाया, या जब IPv6 बना लिया तो IPv4 की जान क्यों नहीं छोड़ रहे हो। ये सारी बातें जो है साकिब को जवाब देनी पड़ेंगी, अदरवाइज क्लास जो है वो पेपर में ये क्वेश्चन है, ये चैप्टर लाने की इजाजत नहीं देगी। इसे साकिब के कंधों पे, ना तमा कंधों पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है एहसान। तो अफजाल कहता है कि जनाब ये 128 बिट जो है ये हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंटेशन होती है, हेक्स में, और इसका हेडर जो है वो फिक्स 40 बाइट्स का है, फिक्स 40 बाइट्स का है। तो हम देखेंगे कि भाई आखिर 40 बाइट्स में क्या है, और हम ये देखेंगे कि इन दोनों प्रोटोकॉल का जो प्राइमरी फंक्शन है, लेयर थ्री और भी फंक्शन करती है, लेकिन जो प्राइमरी फंक्शन है वो सिर्फ जरार को पता है। क्या? राउटिंग। प्राइमरी फंक्शन ऑफ लेयर थ्री इज राउटिंग। और अफजाल को पता है कि राउटिंग किसे कहते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये तो हमें बता दिया रुखमा ने कि भाई राउटिंग करता है, लेकिन ये अफजाल को पता है कि राउटिंग कहते किसे हैं। क्लास में मुझे पता है और किसी को नहीं पता। सिर्फ देखिए सबकी सबकी नजरें अफजाल की तरफ चली गई कि कब ये बोलेगा कि राउटिंग का मतलब है बेस्ट पाथ फाइंड करना। मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं जूम से कनेक्टेड हूं, आप देख रहे हो, तो जूम तो अमेरिका में है, मैं पिशावर में हूं, तो मेरा डेटा जूम की तरफ, सर्वर की तरफ जा रहा है। तो मल्टीपल वेज हैं, मल्टी रास्ते हैं, उनमें से कौन सा रास्ता अपनाया जाए कि जूम तक जल्दी से या सिक्योरली या रिलायबली या विद लेस डिले पहुंचा जा सकता है। दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड राउटिंग। तो ये है इस लेयर का प्राइमरी टास्क। और ये बात कहता है कि जनाब इस राउटिंग के लिए हर राउटर अपने अंदर राउटिंग टेबल बनाता है। हर राउटर अपने अंदर क्या बनाता है? राउटिंग टेबल। तो देखेंगे कि राउटिंग टेबल कैसे बनता है, और फिर इस राउटिंग टेबल को इस्तेमाल करके हाउ ए होस्ट रूट्स, कैसे राउटिंग होती है, राउटिंग का इस्तेमाल होता है, राउटिंग टेबल का इस्तेमाल होता है। बात क्लियर होगी? तो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स जो मुझे हसन ने दिए कि जी ये चीजें अगर पढ़ा दो तो क्लास सेटिस्फाई हो जाएगी, अदरवाइज क्लास सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसलिए हमने हसन की ये बात मान ली। ठीक है अफजाल, हाल तो आपने इनको राउटिंग ना बता के इनके साथ ज्यादती की है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आखिरी चीज
आखिरी चीज, मिसाल के तौर पे इफ आई राइट हेयर लेडीज एंड जेंटलमैन, दो चीजें, एक मैं यूज करता हूं आईपी कॉन्फ़िग, ये देखें, तो ऑल माय इंटरफेसेस हैव द आईपी एड्रेस एंड दिस एड्रेस इज आईपी वर्जन 4। अल्दो के हारिस कह रहा है कि ये 32 बिट तो नहीं लगते, तो मैं डर गया कि हारिस ने तो पकड़ लिया मुझे, ये 32 बिट्स तो नहीं है। क्या ख्याल है शफीक? क्योंकि किताब में तो मैंने पढ़ा है 32 बिट, यहां आके नजर आया ये तो 32 नहीं है। तो अब मैंने कहा हारिस को क्या जवाब देंगे? जी शफीक, 32 बिट है कि नहीं है? जी, 4 ऑक्टेट्स हैं, 32 बिट्स हैं। ईच ऑफ दिस नंबर इज एन ऑक्टेट। दिस इज फर्स्ट ऑक्टेट, दिस इज सेकंड ऑक्टेट, दिस इज थर्ड ऑक्टेट, दिस इज फोर्थ ऑक्टेट। So each octet can take a value from 0 to 255. This is 32 bits, not an issue. While IPv6 address are of 128 bits and represented in hexadecimal. So this is the first hexadecimal character F, second E80. So this complete is a 16-bit unit, which is called hextect, which is called hextect. बात समझ आ गई? तो इसका मतलब कि देयर आर 8 हेक्सटेट्स, 16 into 8, 128, 16 into 8। तो दिस एड्रेस इज द IPv6 एड्रेस इज ऑफ 128 बिट्स। क्लियर होगी मेरी बात जी? इसके बाद होगा तो नहीं, लेकिन मैं ट्राई करता हूं, क्योंकि आईपी ये इडियोरॉम कभी भी इधर नहीं जाने देता, लेकिन ट्राई मार लेते हैं। कि आप एक कमांड दीजिएगा अपने टाइम, अपने वक्त में ये कमांड चलाइएगा आप, क्योंकि मुझे पता है कि ये इस पे तो नहीं चलता। तो अगर मैं आपको कहूं कि ये कमांड आप रन करें, एनएस लुकअप, और कोई भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का नाम दुनिया में से दे दें, मिसाल के तौर पे सीमेंस डॉट कॉम, सिस्को.com, फिर nokia.com। तो अगर हम इसके एनएस वो देखें, तो ये हमें बताएगा। ये यहाँ नहीं बताता, लेकिन अगर आप में से किसी के पास डेटा है, तो 1 सेकंड के लिए आप करें तो मैं उसको बता दे, जस्ट एक बताने का वो होगा कि आपको पता चले कि, क्योंकि आपका सवाल आपके जहन में ये आ रहा है इस वक्त, साकिब ये सोच रहा है कि IP4 है, इस वक्त IP4 इस्तेमाल हो रहा है कि IP6 हो रहा है। तो वो आपको यहां से जवाब मिल जाएगा कि दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। इसलिए आपके पास ये गुंजाइश नहीं है इबाद कि एक को पढ़ो और दूसरे को छोड़ दो। क्लियर होगी मेरी बात जी? इज देयर एनी क्वेश्चन? तो यहीं से इंशाल्लाह कल की क्लास में आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक। तो अब मुझे ये भी पता चला है कि